बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ़र्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है आपकी बुक ये है, हो सकता है किसी के पास की जो बुक है उसका फ्रंट कवर डिफरेंट हो, लेकिन अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनकी डिटेल सेम ही है। तो यहाँ से आ जाएँ हम चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स वाले चैप्टर में कौन कौन सी डेफिनेशन आती हैं। सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन आ रही है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो उससे पहले इन्होंने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से मुराद है कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना। कोई टास्क, कोई भी काम करने के लिए जब हम किसी कंप्यूटर को कोई हिदायत देते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम भी है, जो यहाँ पे आपको बोल्ड इसमें नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद है जी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर तरह के काम के लिए अलग तरह का जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। मसलन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो देखने के लिए और सॉफ्टवेयर होगा, पिक्चर एडिटिंग के लिए और सॉफ्टवेयर होगा, इसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए जैसे गेम्स हैं वो और तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हर डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो ख़ुद से कोई भी काम नहीं करता, सारे का सारा काम जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो उसको सॉफ्टवेयर में दी हुई होती हैं उसके मुताबिक करता है। उसके बाद अगली डेफिनेशन आ जाती है हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर एक्चुअली जितने भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उनका वज़न है, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गई, और इसके अलावा जितनी भी केबल्स हैं, सिस्टम यूनिट है, ये सारे का सारा जो है वो हार्डवेयर है। उसके बाद अब आगे है रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब आगे बेटा लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उससे काम लिया जाना। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता, और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। यानी इन दोनों का इतना क्लोज़ रिलेशनशिप है कि सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर काम करेगा, हार्डवेयर होगा तो ही सॉफ्टवेयर चलेगा। अ कंप्यूटर बिकम्स यूज़फुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। जब इन दोनों को इकट्ठा हम रखेंगे तभी जो है वो कंप्यूटर एक काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अब आगे उसका टेबल में डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। क्या डिफरेंस हम यहाँ पे चेक करते हैं। कुछ डिफरेंसेस मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं, ये एक्चुअली वही डिफरेंसेस हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, उनको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में अलग अलग लिख दिया है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि आपने क्या करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, जबकि हार्डवेयर जो है वो, हार्डवेयर क्या है, ये फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसके ऊपर काम किया जाना है, जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर सारा का सारा काम परफॉर्म करता है, जिसके ऊपर सारी की सारी प्रोसेसिंग होनी होती है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद अगला है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव की हुई होती हैं। हम सॉफ्टवेयर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते। सॉफ्टवेयर का कोई वज़न नहीं होता, सॉफ्टवेयर की कोई शक्ल नहीं होती। ठीक है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को चलता हुआ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। जबकि हार्डवेयर जो है वो उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। डीबग का मतलब बग का मतलब होता है एरर, और डीबग का मतलब होता है एरर रिमूव करना। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को रिमूव करने का प्रोसेस है, उसको कहते हैं डीबगिंग। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में उसको डीबग किया जाता है। जबकि हार्डवेयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मसलन कोई माउस ख़राब हो जाए, कीबोर्ड ख़राब हो जाए, तो उसको रिपेयर किया जाता है, डीबग नहीं किया जाता। डीबगिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए होती है। उसके बाद अगर डीबग करने के बाद भी अगर सॉफ्टवेयर का मसला हल ना हो
तो फिर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं, जिसको कहते हैं री इंस्टॉलेशन। इसी तरह से हार्डवेयर में अगर रिपेयर करने से कोई मसला उसका हल ना हो तो फिर उसको उस पर्टिकुलर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको फेंक दिया जाता है, उसको वेस्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह नया जो हार्डवेयर है वो लेके आया जाता है। मसलन अगर एक कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया है तो उसको अगर हम उसको सेट करेंगे, सेट करना चाहेंगे लेकिन वो सेट नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो परमानेंटली ख़राब हो गया है, तो फिर हमें उस कीबोर्ड को वेस्ट करके नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक है कि डाटा किसे कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो मजमूआ है, उसका जो कलेक्शन है, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, रॉ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसी चीज़ जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की हुई, कोई गिनती नहीं की हुई, कोई तरतीब नहीं दी हुई, कोई काउंटिंग, कोई लिस्टिंग नहीं बनाई हुई, उसको हम रॉ कहते हैं। इसकी आगे कंप्लीट एग्जांपल भी मैं दूंगी। द डाटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। हम रॉ डाटा कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो फिर डाटा जो है वो ये जो भी डाटा है वो डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया जाता है। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? मसलन हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए डाटा इकट्ठा करना है। जैसे आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो हमारे पास फ़र्स्ट ईयर की जो अब मौजूदा जो क्लास है उसका डाटा कहाँ से आया? एक्चुअली उसका सारे का सारा डाटा आया था जब हमने एडमिशन प्रोसेस शुरू किया था, तब हमारे पास डाटा आया। तो हमारा जो सोर्स है डाटा का वो हो गए वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है जी। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डाटा को डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कॉलेज में डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बनाई जा सके, ताकि हम फिर फाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाएं और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स आके अपना एडमिशन कंफर्म करके जाएं। तो ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे रैंडमली उठ के आए और कहे कि मुझे कॉलेज में एडमिशन दे दें और कोई पता नहीं उसका मेरिट कितना है, तो उसको एडमिशन तो नहीं मिल सकता। तो जब तक कि उसका डाटा कलेक्ट करके प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उसकी आउटपुट नहीं आएगी, तब तक जो है वो उस डाटा के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका क्या करना है। अब आगे ये लिखा हुआ है कि डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। डाटा के अंदर क्या क्या हो सकता है? उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं। अब आप लोग खुद ही देखें कि आप लोगों ने जब अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो उसके ऊपर आपने नंबर्स भी लिखे होंगे। मसलन आपकी एज क्या है, आपने लिखी होगी 16 साल, किसी की 15 साल होगी, किसी की 17 साल होगी, तो ये एक नंबर है। आपका फ़ोन नंबर क्या है, वो भी एक नंबर है। ठीक है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो भी कोई ना कोई नंबर होगा। आपके मार्क्स कितने हैं मैट्रिक में, वो भी कोई ना कोई नंबर होगा। तो ऐसा तमाम डाटा जो डिजिट्स पे कंसिस्ट करता हो उसको हम नंबर्स का डाटा कहते हैं। इसी तरह से इसके अलावा यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर्स। आपने अपना नाम एंटर किया होगा तो नाम जो है वो नंबर्स पे तो नहीं होगा, किसी स्टूडेंट का नाम 29 तो नहीं हो सकता, तो आपने अपना नाम जो है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में एंटर किया होगा। मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट का नाम है सना, तो आपने एंटर किया होगा, उसके अंदर लिखा होगा SANA, तो ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। सिंबल्स। डाटा सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। मसलन आप हाउस नंबर लिखते हैं तो हाउस और उसके आगे हैश लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंबल्स हो सकते हैं। या फिर अगर आप अपने मोबाइल नंबर के नेटवर्क कोड और आपका जो अपना नंबर उसको अगर सेपरेट करते हैं, मसलन किसी का नंबर आगे कुछ भी है तो 0300 डैश और आगे आप और नंबर लिखते हैं, तो ये बीच में जो डैश लगाया है ये एक सिंबल है। इसके अलावा डाटा जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो पिक्चर भी आपको पता है आपने फॉर्म के ऊपर अटैच की होगी, तो फॉर्म के ऊपर जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो सारे का सारा डाटा है। ठीक है जी। अब आगे उसकी एग्जांपल हमने दी हुई है, वही एग्जांपल है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस जब चलता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। स्टूडेंट्स फिल एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। आपने सबसे पहले एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। वो रॉ फैक्ट्स आपके क्या थे? सबसे पहले कि आपने कौन सा, जो टॉप लाइन होती है उसके ऊपर आप ये लिखते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए हैं। फिर उसके बाद नीचे आपका नाम आता है, फिर मज़ीद डिटेल्स आती जाती हैं। फिर उसके बाद नीचे एक टेबल दिया हुआ होता है जिसमें आप अपना जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आप एंटर करते हैं, तो वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह। द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा, क्या पर्पज़ है? मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। तो जब तक आप कॉलेज में स्टूडेंट रहेंगे तब तक आपका वो सारे का सारा डाटा मेंटेन किया जाता रहेगा।
उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डाटा से ही लिंक्ड है, वो है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो प्रोसेस्ड फॉर्म क्या होता है, हम डाटा को कलेक्ट करें, उसके ऊपर किसी किस्म का वो कोई टास्क परफॉर्म करें, तो उसके नतीजे में जो चीज़ हमें मिलेगी उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, या मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। मीनिंगफुल से क्या मुराद है कि हम इंफॉर्मेशन को देख के उसकी बेस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं, हमारे सामने कोई ना कोई एक क्लियर पिक्चर नज़र आए, क्लियर सूरत हाल हमें नज़र आएगी कि अच्छा जी अब ये डाटा जो हमने इकट्ठा किया था उसमें ये सिचुएशन है। मसलन आपने जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने जब एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया तो कोई पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। चलें, जब फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट थी उस टाइम तक हमें पता चला कि जी 2000 स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। अब किस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया ये कुछ नहीं पता। जब उस डाटा के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे, एडमिशन्स हो जाएंगे, मेरिट लिस्टें लग जाएंगी, तो उसके बाद हमें क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं, आईसीएस में कितने स्टूडेंट्स हैं, जनरल साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा क्लियर सूरत हाल हमें नज़र आती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हम ले सकते हैं इसकी बेस पे। मसलन जैसे हमने मेरिट लिस्ट बनाई, आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, हम आईसीएस की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आईसीएस की कॉलेज में है 150 सीट्स, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। 150 सीट्स हैं लेकिन अप्लाई कर दिया है 300 स्टूडेंट्स ने। तो हमने कौन से 150 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है और कौन से 150 स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देना, इस बात का डिसीजन हम कैसे लेंगे? हाँ, इस बात का डिसीजन हम तब लेंगे जब हम तमाम अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उस मेरिट लिस्ट को फिर हम तरतीब देंगे हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से। जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा उसका मेरिट होगा वो पहले नंबर पे आएगा, इसी तरह से अगले मेरिट वाला स्टूडेंट दूसरे नंबर पे, फिर उससे अगले मेरिट वाला स्टूडेंट तीसरे नंबर पे, इसी तरह से करते करते जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम होंगे वो आखिरी नंबर पे आएगा। तो हमारे पास सीट्स तो 150 हैं और अप्लाई किया है 300 स्टूडेंट्स ने, तो हमने 300 के 300 स्टूडेंट्स के जो एप्लीकेशंस थी उनकी प्रोसेसिंग कर ली और उनको तरतीब दे दिया। अब हमारे सामने क्लियर है कि हमने जो टॉप 150 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो टॉप वाले 150 स्टूडेंट्स मेरिट में आ रहे हैं, अब उनको हम एडमिशन दे सकते हैं, तो उनकी जो है वो मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो अगर उनमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स ने मेरिट लिस्ट लगने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई कर लेते हैं, तो अगर उन्होंने किसी और जगह पे एडमिशन ले लिया है तो पीछे कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी, तो वो आपको पता है फिर दूसरी मेरिट लिस्ट लगती है, फिर तीसरी मेरिट लिस्ट लगती है एंड सो ऑन। चलें अपने टॉपिक पे हम आगे आते हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग किस किस तरह की हो सकती है ये हम थोड़ा आगे आके देखेंगे कि कौन कौन से काम हम उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसकी एग्जांपल है डाटा कलेक्टेड फॉर सेंसस। सेंसस यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, इससे मुराद होता है मुर्दमशुमारी। ये आप लोगों ने माशरती उलूम में या पाक स्टडीज़ में पढ़ा होगा। मुर्दमशुमारी से मुराद वो प्रोसेस होता है कि जिसकी बेस पे कोई भी मुल्क ये पता चलाता है कि उसकी जो अवाम है उनमें से कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं और कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिटरेसी रेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम ये पे देखते हैं, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज़ यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। तो अगर इम्प्रूव लिटरेसी रेट से क्या मुराद है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरह का डाटा इकट्ठा किया और उससे उसको ये पता चला कि हमारे मुल्क का तो लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वो फिर क्या करेगी, वो फिर डिफरेंट डिसीजंस लेगी। वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएंगे, तालीम को और से और मुफ्त बनाया जाएगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्कूल्स, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ाए जाएंगे, तालीम का हुसूल और से और आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं। अब उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग।
किसे कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू हम डाटा के ऊपर किसी भी किस्म का टास्क परफॉर्म करते हैं और उसके नतीजे में हमें कोई आउटपुट मिलती है, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा इज़ इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग का जो टास्क है, इसमें हम इनपुट करते हैं डाटा को और आउटपुट हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। प्रोसेसिंग का दूसरा नाम कंप्यूटिंग भी है। तो कंप्यूटिंग से मुराद क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। ये जो लफ्ज़ कंप्यूटर है, इससे मुराद भी ऐसी मशीन है जो कि मुसलसल कैलकुलेट कर रही है। कंप्यूटर से मुराद अ डिवाइस दैट कैलकुलेट्स, दैट कंप्यूट्स। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ सीक्वेंस। कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? हमने पहले इनपुट करनी है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होगी उसके ऊपर, और प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट में हमें जो चीज़ मिलेगी उसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे जो डायग्राम आगे दी हुई है आपके सामने, इसमें जो डाटा है इसको आप लेबल कर लें इनपुट से। प्रोसेसिंग इज़ ऑलरेडी प्रोसेसिंग। जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लेबल कर लें आउटपुट से। ठीक है जी। तो अब उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि कुछ नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क्स obtained by a student in different subjects। ठीक है जी। दिस प्रोसेस एड्स द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स। ये प्रोसेस क्या करेगा? 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को ऐड करेगा और इसका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज़ डाटा। ठीक है जी। ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, ये डाटा है। और टोटल मार्क्स जो हमें इसकी कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में हमें मिल रहे हैं वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। चलें जी, इस टॉपिक में हम यहीं तक इसी लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।